गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। प्यारे बच्चों, आज हम उसका सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं, बड़ा मिलता जुलता है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यहाँ पर बेसिकली हम देखेंगे कि जो आज हम वर्ल्ड का मैप देख रहे हैं, ये अगर हम 18th सेंचुरी के वर्ल्ड का मैप देखें तो वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उस समय नेशंस वाली कॉन्सेप्ट था नहीं। हमने ये फ्रेडरिक सोरियो की उस इमेज के थ्रू भी जाना। तो प्यारे बच्चों, इस पर्टिकुलर पार्ट को हम उसमें 2.1 में हम देखेंगे कि एरिस्टोक्रेसी एंड मिडिल क्लास। तो पहले पार्ट में हम देखेंगे कि जो नेशन से पहले किस तरीके से जो हमारा यूरोप था, है ना, वो किस तरीके से बटा हुआ था। यानी कि उसको जब हम डिवाइड करेंगे, बेसिकली आप देखेंगे, मैंने यहाँ पे एक मैप बनाने की कोशिश की है प्यारे बच्चों, कि जो यूरोप है, जिसमें हमने रशिया वाले पोर्शन को अभी मैंने नहीं इंक्लूड किया है, तो अगर हम वैसे यूरोप को देखें तो दिस इज द सेंट्रल, है ना, जो इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी वाला एरिया है, दिस इज सेंट्रल, दिस इज ईस्टर्न एंड दिस इज वेस्टर्न। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों। आपको पता है कि इस बार हिस्ट्री में आपके सिर्फ 2 चैप्टर आएंगे, तो इस बार आपको डिटेल में थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि 2 ही चैप्टर हैं। तो इसलिए हम बहुत ध्यान से इसको एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे, तभी मैंने यहाँ पे मैप बनाने की कोशिश की है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमने यूरोप को कैसे कैसे बांटा है। दिस इज सेंट्रल एंड दिस इज ईस्टर्न एंड दिस इज वेस्टर्न, राइट। यहाँ पर हम एक हैब्सबर्ग एम्पायर के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि हैब्सबर्ग एम्पायर यानी कि जो मनार्क है, जो पूरे बहुत बड़े एरिया को जो कंट्रोल में कर रहा है, जो ऑस्ट्रिया जो आज आप देख रहे हैं मैप में, ऐसा नहीं रहा है, काफी बड़ा एम्पायर रहा है, इसका भी हंगरी है ना। तो यहाँ पे हैब्सबर्ग एम्पायर की हम बात करेंगे कि कैसे वहां पे जो उनके लोग थे वो एथनिक ग्रुप के हिसाब से भी डिफरेंट थे, उनकी ड्रेसेस, उनकी लैंग्वेजेस, उनके कल्चर डिफरेंट थे, और देन ऑल्सो दे हाउ, क्या उनके बीच में कोई सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस थी, या वो कैसे कनेक्टेड थे, है ना। वो कैसे कनेक्टेड थे कि वो सिर्फ एक जो उनका मोनार्क है उसके थ्रू वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे, उनके प्रति जो उनकी एलिजियंस थी, एलिजियंस यानी जो उनकी लॉयल्टी थी, एक वही चीज थी जो उनको कनेक्ट कर रही थी आपस में, कि एक ही व्यक्ति के साथ सारे के सारे कहीं ना कहीं लॉयल थे, अदरवाइज उनके बीच में आपस में ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर आप कुछ वर्ड्स को ऐसे देखोगे प्यारे बच्चों, जो कि थोड़े से आपको बोलने में या पहली बार आपने सुने होंगे, लेकिन जब आप उसको बार बार बोलेंगे, समझेंगे, तो आपको वो बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको साथ साथ में याद हो जाए विद द हेल्प ऑफ मैप एज वेल। तो लेट्स स्टार्ट विद द map, with your textbook. If you look at the map of mid 18th century Europe, you will find that there were no nation states as we know them today. I hope no need to understand. What we know today as Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdom, duchies and cantons. किंगडम थोड़ा सा बड़ा एरिया, एम्पायर उससे भी बड़ा, जिससे जैसे हम हैब्सबर्ग एम्पायर की इसमें हम बात करेंगे तो जो किंगडम है वो उससे छोटा हो गया, डचेस जो है वो उससे भी छोटा एरिया हो गया ना, ड्यूक जिसके होते हैं पर्टिकुलर। फिर कैंटॉन्स आज भी, जैसे हमारे यहाँ पे पूरा भारत है, उसके बाद स्टेट्स हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट हैं, तो कैंटॉन्स आज भी बहुत सारी यूरोपियन कंट्री में अपने स्टेट्स के लिए यूज किया जाता है। हुज रूलर एंड देयर ऑटोनोमस टेरिटरी, हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरी, यानी कि जो भी उसको रूल कर रहे थे उनकी खुद की एक अपनी, ऑटोनोमस होता है खुद की उनकी अपनी टेरिटरी, या जिस भी तरीके से कभी बढ़ रही है युद्ध करके, कभी कम हो रही है, तो उस तरीके से वो उनकी एक टेरिटरी थी। ईस्टर्न एंड द सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेट मोनार्क। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप ऑटोक्रेट मोनार्क, ऑटोक्रेट यानी कि जो निरंकुश, जिनके ऊपर कोई आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। Within the territory of which lived diverse people, और उनके अंडर में काफी डाइवर्सिटी, जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया, they did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture. Often they even spoke different languages and belonged to different ethnic groups. और ethnic I know कि आपको बताने की जरूरत नहीं है, बेल्जियम एंड श्रीलंका। The Habsburg Empire, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, the Habsburg Empire that ruled over Austria and Hungary, for example. ऑस्ट्रिया, दिस इटली आपको पता है, शूज है ना, जूते, उसके ऊपर स्विट्जरलैंड, यहाँ पे ऑस्ट्रिया एंड हंगरी काफी इंपोर्टेंट कंट्रीज है। आज ये भले ही छोटी होगी लेकिन इतिहास में इनका बहुत नाम है। तो ऑस्ट्रिया, जो अभी आप ये लोकेशन देख रहे हैं, ऐसी नहीं, काफी बड़ा इसका एरिया रहा है। तो ऑस्ट्रिया और हंगरी के जो हैब्सबर्ग एम्पायर है, इसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, वॉज अ पैच वर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स
एंड पीपल्स, यानी कि रीजन्स भी है, कुछ माउंटेनियस थे, कुछ अलग तरीके का रीजन है, तो वो भी आप देखेंगे. इट इंक्लूड द एल्पाइन रीजन. एल्पाइन रीजन आपको पता है एल्प्स माउंटेन जो है जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इधर ये चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, यहाँ पर ये फैली हुई है. तो एल्पाइन रीजन में किसकी बात करें? द टायरोल. टायरोल के साथ में आपको दिया है ऑस्ट्रिया. 1 मार्क के क्वेश्चन में कैसे आ सकता है? टायरोल इज वेयर? इन ऑस्ट्रिया. ठीक है, आगे ऑस्ट्रिया आपको पता है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना. जो भी कंट्री अभी हम कर रहे हैं उनकी कैपिटल आपको याद करनी है. नहीं याद हो रही है किसी की, यू विल आस्क मी, आई विल विद एंड समथिंग वी विल लर्न. द सूडेटेनलैंड. अब सूडेटेनलैंड जो है ये जर्मनी वाला पोर्शन है. देखो हमने ऑस्ट्रिया की बात कर रहे हैं ना, तो ये पूरा जर्मनी है, बड़ा जर्मनी का ये वाला जो हिस्सा है ना, कहीं ना कहीं टच हो रहा है. सूडेटेनलैंड आपकी बुक में नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि जर्मनी वाला एरिया. एज वेल एज बोहेमिया. और बोहेमिया जो है जर्मनी के साथ में रेड कलर का आप एक कंट्री देख रहे होंगे, दिस इज चेक रिपब्लिक, राइट. इसकी क्या है ये? चेक रिपब्लिक. आप इसका देखेंगे, इसका नाम जो है बड़ा ही अजीब सा है एकदम, CZEC इसकी जो स्पेलिंग है. बोहेमिया यानी कि कहां की बात कर रहे हैं हम? चेक रिपब्लिक की. वर द एरिस्टोक्रेसी वॉज प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग. यहाँ पे अब आप एक ध्यान देंगे, पहले तो आप देखिए कि एरिस्टोक्रेसी क्या होता है. एरिस्टोक्रेसी एक वो ग्रुप होता है जो अपने आप को सुपीरियर समझता है. और वो सुपीरियर क्यों समझता है? एक तो मोनार्क जो है वो एरिस्टोक्रेट के थ्रू बाकी पीपल्स के ऊपर कंट्रोल करता है अपना, तो वो एक कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंशियल, पावरफुल और बहुत सारे उनके पास लैंड होती है ना. उनका एक अपना मतलब इलीट क्लास जिसको बोलते हैं. तो वो मतलब जो लोग थे इस पर्टिकुलर एरिया में जिसकी हमने बात की है, चाहे वो सूडेटेनलैंड हो, चाहे वो टिरोल हो ऑस्ट्रिया का, या बोहेमिया हो चेक रिपब्लिक का, वहां पे जो एरिस्टोक्रेट यानी कि जो मेन लोग थे वो कौन सी मतलब लैंग्वेज बोलते थे? प्रीडोमिनेंटली जर्मन. ठीक है, लेकिन अंदर अलग अलग तरीके की भाषाएं चल रही हैं सबकी डिफरेंट डिफरेंट. लेकिन जो एरिस्टोक्रेसी है उनकी प्रीडोमिनेंटली कौन सी लैंग्वेज थी? जर्मन. ठीक है, और इसी में आप इंक्लूड करेंगे लोम्बार्डी और वेनेशिया, ये जो इटली का नॉर्दर्न पार्ट है, यानी कि ये वाला जो पूरा सेंट्रल है, ऑस्ट्रिया से मिलता जुलता, चेक रिपब्लिक एंड ऑल. इट ऑल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस ऑफ लोम्बार्डी, जो मैंने आपको मैप में भी दिखाया था, एंड वेनेशिया, वेनिस. इन हंगरी. हाँ ठीक है, ये तो हो गया एक रीजन की हमने बात की अभी, राइट, जिसमें ऑस्ट्रिया को हमने ध्यान में रखते हुए सूडेटेनलैंड, टायरोल एंड बोहेमिया. अब दूसरा हम बात करें हंगरी. हंगरी इज ऑस्ट्रिया के बिल्कुल साथ में. हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट. बुडा यानी कि बुजुर्ग आदमी, बुडापेस्ट. तो जब आप देखेंगे कि बुडापेस्ट, तो हंगरी में, हंगरी का मतलब क्या होता है? जब हम कहते हैं हंगरी, तो हंगरी का मतलब होता है भूख लगना, है ना. और पंजाब हरियाणा में जब भूख लगती है, मान लो खाने वगैरह के लिए कुछ नहीं है, तो हम क्या करते हैं? यार दूध का एक मग लिया, है ना, मग यार, मग लिया, है ना, या लस्सी का एक मग लिया. तो यहाँ पर जो बेसिकली 50% जो पॉपुलेशन थी वो जो लैंग्वेज बोलती थी, 1 मार्क का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हंगरी, भूख लग रही है, मग यार, मग आने दे, है ना, मग लिया, मग यार. तो वहां पे जो 50% पॉपुलेशन थी वो कौन सी लैंग्वेज बोलती थी? मग यार. ठीक है, स्पेलिंग वही है, MAGYAR, मग यार. तो वाइल द अदर हाफ स्पोक अ वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स. डायलेक्ट्स का मतलब होता है अलग अलग बोलियां, है ना. जो 50% थे वो तो मग यार बोलते थे हंगरी में, है ना, और बाकी जो 50% थे वो अलग अलग वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स बोलते थे. इन गैलिशिया, अब ध्यान दें आप, गैलिशिया जो है वो कहां पर है? स्पेन में. ये स्पेन है, दिस इज स्पेन. गैलिशिया कहां पर है? ये वाला एरिया जो है ये गैलिशिया का है. अब यहाँ पे स्पेन में कौन सी लैंग्वेज बोलनी चाहिए? स्पेनिश. लेकिन यहाँ पे जो एरिस्टोक्रेट हैं, यानी कि जो वही इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? पॉलिश, पोलैंड वाली. ठीक है, तो एरिस्टोक्रेसी, अगर आपसे पूछा जाए कि गैलिशिया लैंग्वेज में कौन रीजन में जो एरिस्टोक्रेट थे वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? रेस, पॉलिश. ठीक है, तो दे वर स्पीकिंग पॉलिश. बिसाइड्स दीज 3 डोमिनेंट ग्रुप, जो हमने 3 डोमिनेंट ग्रुप की बात करी, एक तो हमने पहले में ये बात की थी, दूसरे में हमने देखा स्पेन के बारे में हमने, फिर हंगरी के बारे में हमने देखा, यानी हंगरी एंड स्पेन. इनके अलावा देयर ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ एम्पायर a mass of subject peasant people. peasant यानी फार्मर्स, किसान जो है. बोहेमिया एंड स्लोवेक्स. अब आपको प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान देना है. बोहेमिया, अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज, ये वाला जो रीजन मैंने बताया, दिस इज चेक. और इसका जो वेस्टर्न एरिया है ये पर्टिकुलर, मैं आपकी बुक में नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, ताकि आपको रिलेट कर सके. अब ये जो अदर पीपल है, जो पीसेंट्री है, फार्मर्स हैं, वो कहाँ कहाँ पर नॉर्थ में रह रहे हैं. नॉर्थ में कहाँ रह रहे हैं? एक तो यहाँ पर, और दूसरा
स्लोवैक्स। प्यारे बच्चों, दो कंट्रीज हैं, एक तो स्लोवैक्स, एक स्लोवेनिया। स्लोवैक्स एंड स्लोवेनिया। तो जो स्लोवैक्स है ये चेक रिपब्लिक के बिल्कुल ईस्ट में है। स्लोवैक्स, इसकी कैपिटल है ब्रैटिस्लावा। BRATIS इज लावा। लावा वो जो लावा निकलता है, मैग्मा है ना, ब्रैटिस्लावा। और एक है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया कहां पर है? ऑस्ट्रिया के बिल्कुल जस्ट नीचे जो रेड वाला आप एरिया देख रहे हो, दिस इज स्लोवेनिया। स्लोवेनिया जो है इसकी कैपिटल है एल्जुब्जाना, राइट। और यहीं पे मैं आपको अभी बता देता हूं, ये जो स्लोवेनिया है इसके बिल्कुल नीचे क्रोएशिया है, और क्रोएशिया के नीचे है बॉस्निया एंड हर्जेगोविना। अब प्यारे बच्चों, आप देखेंगे, अगर मान लो ये मैंने ऑस्ट्रिया बनाया है, इसके नीचे मैंने क्या बना दिया? दिस इज स्लोवेनिया। अब ये जो मैं बना रहा हूं ये इस शेप में है, यानी कि जो बाल हम बचपन में बनाते हैं, ये क्या है? क्रोएशिया। और इसके नीचे जो फेस बना रही है, दिस इज बॉस्निया एंड हर्जेगोविना। प्यारे बच्चों, ये एक बार आप बोलेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, बॉस्निया एंड हर्जेगोविना। और हमें अगर डिफरेंट करना है कुछ 100 आउट ऑफ 100, तो उसके लिए हमें 2-3 बार ये वर्ड बोलना पड़ेगा। और ये कंट्री है, इसकी हमें कैपिटल भी पता होनी चाहिए, बॉस्निया एंड हर्जेगोविना। तो ये हम अब आपकी बुक की तरफ आते हैं हम दोबारा से। बोहेमिया एंड स्लोवेक्स टू द नॉर्थ, यानी कि हम नॉर्थ की ये वाला, जो अगर हम इस सेंट्रल को मान रहे हैं तो नॉर्थ में ये वाला था। स्लोवेन्स इन कार्नियोला। स्लोवेन्स यानी कि ये जो आप स्लोवेनिया अभी जो देख रहे हो प्यारे बच्चों, ये छोटा सा आप जो देख रहे हो, ये एक्चुअल में उस समय इतना छोटा नहीं था। और ये एक एथनिक ग्रुप है जो कि लगभग 20 कंट्रीज में आज की डेट में इनका एक डायस्पेरा बना हुआ है, यानी कि अलग अलग कंट्री में NRIs यहाँ के रहते हैं, राइट। फिर है आपका क्रोएट्स यानी क्रोएशिया, राइट। आपको समझ में आ गया क्रोएशिया कहां पे? यहाँ पे जो लोग, यहाँ के जो एथनिक ग्रुप है, उनको क्या बोला गया है? क्रोएट्स। टू द साउथ, यानी कि साउथ आ गया, ये नॉर्थ है, तो दिस इज साउथ, क्रोएशिया एंड बॉस्निया एंड हर्जेगोविना। एंड रोमन्स टू द ईस्ट ऑफ ट्रांसिल्वानिया। ट्रांसिल्वानिया कौन से रीजन को बोला गया है यहाँ पर? बॉस्निया एंड हर्जेगोविना, यानी कि सदर्न ईस्ट वाला जो यूरोप का पार्ट है, दैट इज ट्रांसिल्वानिया। ठीक है, आई होप कि आप इसको लोकेट कर पाए होंगे प्यारे बच्चों की हमने व्हाट इज दिस चेक रिपब्लिक, व्हाट इज स्लोवाकिया, है ना, ऑस्ट्रिया और हंगरी के बिल्कुल ऊपर। और इसके नीचे जो है दैट इज स्लोवेनिया, देन क्रोएशिया एंड देन बॉस्निया एंड हर्जेगोविना। सच डिफरेंट डिड नॉट इजीली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। अब इतनी डाइवर्सिटी जहां पर है, वो कैसे एक सेंस ऑफ वो लेके आ सकती है, राइट। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि सेंस ऑफ जो पॉलिटिकल जो इनकी बनी रहे, ये मतलब कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं दिख रही थी। द ओनली टाई बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप्स, यानी कि जो भी डाइवर्स ग्रुप थे, इनको जो एक साथ जो बाउंड कर रही थी टुगेदर, वॉज अ कॉमन एलिजियंस टू द एम्परर, यानी कि जो भी उनका हैब्सबर्ग का जो किंग था, उसकी जो एलिजियंस का मतलब होता है लॉयल्टी, यानी जो वो भी एक पर्टिकुलर भाषा के कल्चर के लोग, उसके प्रति यही एक थी जो उनको कनेक्ट कर रही थी। अदरवाइज आपस में उनके बीच में कोई सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं थी। हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट एमर्ज, यानी कि इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी कैसे हुआ? यहाँ पर मैं एरिस्टोक्रेसी को हम आप डिटेल में उसके फीचर्स देखेंगे, कौन लोग थे, कैसे थे, और उसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का इस बार आने के बहुत चांसेस हैं, और उसको हम याद करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले अगर हम यूरोप की बात कर रहे हैं तो हमने सेंट्रल और ईस्टर्न साइड की बात की थी। अब हम वेस्टर्न साइड की बात करेंगे, और ये वाला जो एरिया जो मैंने कर रखा है, दिस इज ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, जिसकी कैपिटल है लंदन। तो यहाँ पर सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई थी, यानी कि 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में। 18th सेंचुरी आपको पता है, अगर उसको 2 भागों में हम बांटेंगे तो 1700 से 1750 तक, और 1750 से 1799 के बीच में, यानी सेकेंड हाफ में यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई थी 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में। रेस्ट ऑफ द यूरोप में आई थी, फ्रांस हो चाहे जर्मनी हो चाहे कोई भी बड़े तोप हो, वहां पर कब आई? 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में। तो यानी 50 साल का इन्होंने गैप देके मारा हुआ था। यहीं पे आप एक चीज देखोगे, ये जो सेंट्रल है और ये जो इस साइड वाला, ईस्टर्न साइड वाला जो यूरोप है, यहाँ पर सर्फडम्स, एरिस्टोक्रेट्स जो थे, सर्फडम्स, इनका रोल था, यानी कि इनकी बहुत बड़ी लैंड थी। लेकिन अगर आप वेस्टर्न यूरोप की बात करेंगे तो यहाँ पे छोटे छोटे फार्मर्स और वो भी इसमें खेती कर रहे थे, और साथ में क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गया तो प्रोडक्शन बढ़ गई, तो इस वजह से वर्कर क्लास, बिजनेस क्लास, प्रोफेशनल्स,
इनकी भी जो है तादाद धीरे धीरे बढ़ने लगी, जो एक एजुकेटेड क्लास थी और जो फार्मिंग नहीं करती थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो एमर्ज हुए और उन्होंने किस तरीके से अपना एक जो एरिस्टोक्रेसी है उसको खत्म किया और नेशन की फीलिंग को उभारा, लिबरलिज्म को उभारा। लिबरल्स थे वो बेसिकली। अब आप देखेंगे एरिस्टोक्रेसी क्या है, क्योंकि आपका टॉपिक 2.1 जो है द एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास, ये आपको थोड़ा सा मुझे आइडिया समझाने के लिए देना पड़ा। अब एरिस्टोक्रेसी जैसे आपका क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको याद रखना है डियोस, DUOSS, राइट। डियोस क्या, अब हम इसको 1 बाय 1 देख लेते हैं। एरिस्टोक्रेसी डियोस, 5 पॉइंट बनाए क्योंकि 5 में चांसेस बहुत कम है, लेकिन 3 में इस बार आने के इसके चांसेस बहुत है। डियोस डोमिनेंट, यानी कि D फॉर डोमिनेंट। अब आपको पता है एरिस्टोक्रेसी जैसे बताया कि पावरफुल लोग है ना, तो वो क्या है, डोमिनेंट थे। पावरफुल है तो डोमिनेंट होंगे, वो सोशली एंड पॉलिटिकली दे वर डोमिनेंट। तो पहला पॉइंट है डोमिनेंट। दूसरा है यू, यूनाइटेड एंड कनेक्टेड। वो यूनाइटेड थे आपस में, चाहे वो उनकी संख्या कम थी लेकिन वो कहीं ना कहीं यूनाइटेड थे, कनेक्टेड थे थ्रू मैरिजेस, है ना। उनके आपस में ऑस्ट्रिया के किंग ने हंगरी के वहां पे शादी करवा दी या गैलिशिया में करा दी, ठीक है। तो इस तरीके से वो कनेक्टेड थे थ्रू मैरिजेस। फिर है ऑन्ड प्रॉपर्टी। जैसा मैंने आपको बताया कि जो एरिस्टोक्रेट थे ये ऐसा नहीं कि सिर्फ गांव में ही प्रॉपर्टी थी इनके पास या शहर में थी, इनकी गांव में भी शहर में भी बेइंतहा प्रॉपर्टी थी, राइट। तो तभी तो इन्फ्लुएंशियल थे। तो ऑन्ड प्रॉपर्टी, रूरल एंड अर्बन एरिया। स्पोक फ्रेंच। और ये जो इलीट क्लास थी, जो एरिस्टोक्रेट थे, ये जब डिप्लोमेटिकली बात करते थे या जो सोसाइटी के पे जब ये बात करते थे तो कौन सी भाषा बोलते थे, फ्रेंच भाषा बोलते थे। तो यानी कहीं ना कहीं ये फ्रेंच भाषा बोली जाती थी इनके बीच में, जो एरिस्टोक्रेट्स थे। अब आप देखेंगे स्मॉल इन नंबर। अब आपको पता ही है कि अगर एरिस्टोक्रेट की ही संख्या बहुत ज्यादा होती है और पीसेंट कम होते हैं तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हमेशा जो रूल करने वाले होते हैं उनकी संख्या कम होती है, तो स्मॉल इन नंबर्स। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल एंड इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब हम बुक की तरफ देखते हैं क्या कह रहे हैं। सोशली एंड पॉलिटिकली आ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वॉज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट, पूरे यूरोप में। The members of this class were united by a common way of life that cut across regional divisions. They owned state in the countryside यानी कि गांव, and also town houses. They spoke French for the purpose of diplomacy. Diplomacy का मतलब होता है कूटनीति, right? And high society, and in high society. Their families were often connected by the ties of marriage. The powerful aristocracy was, however, न्यूमेरिकली यानी नंबर में 1 2 3 4 जब हम काउंट करते हैं, अ स्मॉल ग्रुप। द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ पीसेंट्री, यानी कि जो मेजोरिटी में जो लोग थे वो कौन थे, फार्मर्स थे। टू द वेस्ट, अब हम बात करें जो मैंने आपको पूरा डिवाइड किया था ईस्टर्न, सेंट्रल एंड वेस्ट। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वाज फार्म्ड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ऑनर्स, यानी छोटी छोटी जो उनके ऑनर्स थे, यानी इस तरीके से बटा हुआ था। While in Eastern and Central Europe, the pattern of landholding was characterized by vast states which were cultivated by serfs. और ये जो serfs हैं इन्हीं को आप aristocrat भी बोल सकते हैं, राइट। यानी कि उनके पास एरिया था, उन्होंने फिर नीचे कहीं ना कहीं वो मतलब उन्हीं का ही एरिया था, उन्होंने किस लीज पे दिया हुआ एज अ वर्कर उनसे काम करवा रहे हैं। In Western and parts of Central Europe, Western and part of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and the emergence of commercial class whose existence was based on production for the market. अगर इंडस्ट्री में प्रोडक्शन ही नहीं होगी आप आज के संदर्भ, तो उनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, जो एक वर्किंग क्लास जो उभर कर आ रही है, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, प्रोडक्शन की जरूरत है, प्रोडक्शन हो रही है, तो इसलिए वो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। Industrialization began in England in the second half of the 18th century. 1 mark, important question and very simple. But in France and parts of German states it occurred only during the 19th century. मैं पहले बता चुका हूं। In its wake, new social group came into being, a working class population and middle class made up of PIB. PIB क्या है? PIB यानी कि प्रोफेशनल्स, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेसमैन। आपके इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स दिया हुआ है। In Central and Eastern Europe, these groups were smaller in number till 19th century. 19th century, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन तब तक नहीं आई थी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आई। यूरोप आपको पता है कहीं ना कहीं उनके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, मतलब डेवलपमेंट्स हुई, तो स्मॉल थे लेकिन उनके नंबर, जो ये मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं। इट वॉज अमंग द एजुकेटेड, पढ़े लिखे, लिबरल मिडिल क्लासेस दैट
आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबोल्यूशन, एबोल्यूशन का मतलब होता है खत्म कर देना, एबोलिश कर दिया उनका जो आइडिया ऑफ नेशन था या जो टेरिटरी वाइज थी, ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस। और प्रिविलेजेस का आपको मतलब पता है प्यारे बच्चों, यानी कि विशेष अधिकार, है ना, जो उनको विशेष अधिकार मिले थे कि हम टैक्स नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम तो राजा है, वो सब उनके खत्म कर दिए। किसने? उस मिडिल क्लास ने, क्योंकि उन्होंने नेशन की जो है कहीं ना कहीं कल्पना शुरू कर दी। गेन पॉपुलरिटी, यानी कि वो वाली चीज ने पॉपुलैरिटी गेन की, और जो एरिस्टोक्रेसी थी उनका कहीं ना कहीं खात्मा हुआ। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि मैं आपको ये समझाने में शायद थोड़ा सा कामयाब हुआ हूं। इसको मैंने ज्यादा डिटेल में आपको विद वर्ड टू वर्ड इसलिए आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आप समझ जाएं हम पर्टिकुलरली कौन से एरियाज की बात कर रहे हैं, है ना। जैसे आप ये देख रहे हैं स्लोवैक, स्लोवेनिया, क्रोएट्स, रोमन्स, हर एक जो भी कंट्री है इसकी आपको कैपिटल पता होनी चाहिए प्यारे बच्चों। जो ना याद हो तो आप वो मुझसे पूछेंगे। आई विल ट्राई टू मेक यू लर्न दैट, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। डियोस आप याद रखेंगे, जैसे ही मैं आपको कोई फॉर्मूला बताता हूं आप उसको बुक के उसके साथ में ही लिख लिया करो, दैट एरिस्टोक्रेसी इज फॉर डियोस। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।